अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट, जो कि बीएसएन 5th सेमेस्टर पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट हमारे पास कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इसके साइन सिम्टम क्या हैं, इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी कौन सी है और इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से होंगे। इसके साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट हमारे पास कंजेनिटल डिसऑर्डर हैं। कंजेनिटल डिसऑर्डर या कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं। कंजेनिटल वो डिफेक्ट होते हैं जो कि बच्चों में बाय बर्थ होते हैं, कि बच्चा जब एक डिसऑर्डर या एक डिफेक्ट के साथ पैदा होता है तो उसको कहते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट। तो क्लिफ्ट लिप हमारे पास एक कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें बच्चे का जो अपर लिप है उसमें कट सा लगा होता है, जिसमें राइट और लेफ्ट साइड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जिस तरह आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद जो हमारे पास क्लिफ्ट पैलेट है वो क्या होता है, उसमें बच्चे के जो माउथ का रूफ है उसमें ओपनिंग होती है और नोज और माउथ में क्या होते हैं, सेपरेशन नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं क्लिफ्ट पैलेट। तो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्लिफ्ट लिप क्या होता है, इसके फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से पिक्चर के साथ जो है मैं आपको दिखाऊंगा। अब डिफिनीशन पे आ जाते हैं। अ क्लिफ्ट लिप इज अ फिजिकल स्प्लिट और सेपरेशन ऑफ द two sides of upper lip and appear as a narrow opening or gap in the skin of upper lip। क्लिफ्ट लिप में ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ऊपर वाला जो होंठ होता है उसमें कट सा लगा होता है, जिसकी वजह से उसका राइट और लेफ्ट साइड एक दूसरे से सेपरेट होता है ऊपर वाले होंठ का। This separation often extend beyond the base of the nose and include the bones of upper jaw and upper gum। और कहते हैं कि क्लिफ्ट लिप जो हमारे पास सिंपल होते हैं तो उसमें तो ऐसा होगा कि बच्चे का ऊपर वाले होंठ में कट लगा होगा, लेफ्ट और राइट साइड होंठ का जो है वो एक दूसरे से अलग होगा। लेकिन जब इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं तो उसमें जो है नोज के लिप्स के साथ उसके होंठ के साथ जो है वो बोन भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अपर जा भी, अपर गम भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जो आगे जाके मैं पिक्चर में आपको दिखाता हूं। तो ये हमारे पास आ जाता है क्लिफ्ट लिप में। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्लिफ्ट लिप हमारे पास क्या होता है। ये पिक्चर है सिंपल क्लिफ्ट लिप का, कि इसमें जो ऊपर वाला होंठ है इसमें देखो ये कट लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये लेफ्ट और राइट साइड वाला होंठ जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बाय बर्थ बच्चों में डिसऑर्डर होता है। अब हम आ जाते हैं क्लिफ्ट पैलेट पे। अ क्लिफ्ट पैलेट इज अ स्प्लिट और ओपनिंग इन द रूफ ऑफ माउथ। अ क्लिफ्ट पैलेट कैन इन्वॉल्व द हार्ड पैलेट, द बोनी फ्रंट पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ माउथ एंड आर सॉफ्ट पैलेट, द सॉफ्ट बैक पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। देखो क्लिफ्ट पैलेट हमारे पास वो डिफेक्ट है कि जिसमें छोटा बच्चा जो होता है उसके माउथ का जो रूफ होता है, आप अपने माउथ के इंटरनल पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दो जिसे माउथ रूफ कहते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें सेपरेशन, उसमें ओपनिंग होती है। तो फिर इसके हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं कि अगर चूंकि आप अपने माउथ को अगर महसूस करें तो इसका स्टार्ट वाला रूफ जो है वो सख्त है, बोनी है, और इसके बाद फिर सॉफ्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बोनी पोर्शन में हमारे पास ये सेपरेशन हो सकती है और ये सॉफ्ट पोर्शन में भी हमारे पास सेपरेशन, उसमें भी ओपनिंग हो सकता है, और इसको कहते हैं क्लिफ्ट पैलेट। कंजेनिटल फीचर इन द रूफ ऑफ द माउथ फॉर्मिंग अ कम्युनिकेटिंग पैसेज इन द माउथ एंड नेजल कैविटी। और फिर क्या होगा कि ये हमारे पास कंजेनिटल फीचर है, कंजेनिटल ओपनिंग है, कंजेनिटल कट सा लगा होता है ऊपर रूफ ऑफ अ माउथ में, जिसके साथ आपका नेजल कैविटी और माउथ एक दूसरे के साथ इन कम्युनिकेशन होते हैं। और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए होता है कि इसमें आपकी जो ओरल चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो फीडिंग बच्चा करता है तो वो फिर एयरवे में जाता है, जिससे एस्पिरेशन वगैरह होती है, जो कि आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इस पिक्चर में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स दिखाए गए हैं कि ये हमारे पास है क्लिफ्ट लिप का सिंपल सा पिक्चर। इसके बाद ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लिफ्ट लिप है, जिसके साथ लिप्स के साथ नोज का जो है वो बोनी पोर्शन, उसमें भी क्या होते हैं, कट सा लगा होता है, उसमें भी फिशर होता है। इसके बाद ये क्लिफ्ट लिप के साथ क्लिफ्ट पैलेट भी है। देखो इसमें आपको
आपको या मैं सिंपल पहले आपको दिखा दूं, ये हमारे पास है क्लिफ्ट पैलेट। देखो यहाँ पे ओपनिंग बनी हुई है, ये ओपनिंग है, सही है। और अगर क्लिफ पैलेट के साथ है तो बच्चा इस तरह होगा। ये जब आप पीडियाट्रिक वार्ड्स और नर्सरी में आप जो है क्लिनिकल्स आपके होंगे, ये तो मैंने खुद इस तरह देखा हुआ है कि जब आप नर्सरी में क्लिनिकल्स होते हैं तो नर्सरी वो वार्ड होता है, बच्चों का वो जगह होती है हॉस्पिटल में जहां डिलीवरी के बाद डायरेक्ट बच्चों को लाया जाता है कि वहां पे जो उसकी इनिशियल असेसमेंट वगैरह जो उसको प्रॉब्लम होती है तो वो वहां पे चेक किए जाते हैं। तो वहां पे आपको इस तरह के बच्चे साफ नजर आते हैं, तकरीबन दिन में 1-2 या वीक में 1-2 तो इस तरह केसेस आते हैं कि क्लिफ लिप होते हैं या क्लिफ पैलेट होते हैं, तो वहां आप इस तरह के बच्चों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनका इंसिडेंस बताएं। इंसिडेंस मतलब ये है कि हमारे पास आबादी में कितने % बच्चों में इस तरह के डिसऑर्डर, इस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो क्लिफ लिप का जो डिफेक्ट हमारे पास है तो वो 1/700 लाइव बर्थ के अगर हमारे पास 700 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें एक बच्चा चांसेस है कि वो क्लिफ लिप वाला पैदा हो, और इसमें मेल जो है वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं बनिस्बत फीमेल के। अब क्लिफ पैलेट की जो हमारे पास इंसिडेंस है उसमें क्या है कि 1/2500, मतलब कि 2500 बच्चे अगर आपके पास पैदा होते हैं तो उसमें एक बच्चा क्लिफ पैलेट वाला पैदा होगा। ये उसका इंसिडेंस है और ये क्या है, ये रिसर्च के थ्रू जो है ये मालूम किया गया है। और क्लिफ पैलेट में हमारे पास फीमेल आर मोर इफेक्टेड, जो छोटे बच्चों में जो फीमेल बच्चे होते हैं, गर्ल्स होते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये उनका इंसिडेंस है, ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख लें। इससे ये बात जाहिर होती है कि क्लिफ लिप हमारे पास इसका इंसिडेंस ज्यादा है बनिस्बत क्लिफ पैलेट के। अब आ जाते हैं काजिस पे कि ये क्यों होता है क्लिफ लिप। सबसे पहले हमारे पास है इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ओरल कैविटी। देखो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास बच्चा फीटस में होता है तो उसकी एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होती है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ओरल कैविटी, ओ फेस बनता है, ईयर्स बनते हैं, उसके जो है पाँव, हाथ, ये चीज़ें ऑर्गन्स बनती हैं। तो हमारे पास अगर कोई एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो गई है कि उसमें लिप्स की फ्यूजन नहीं हुई तो वो क्या हो जाते हैं, अपर लिप जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, या अपर रूफ वगैरह क्लिफ पैलेट या क्लिफ लिप हमारे पास रह जाता है। तो फर्स्ट तो ये है कि हमारे पास इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर है। सेकेंड, क्लिफ पैलेट में बी एसोसिएटेड विद क्लिफ लिप। अक्सर हमारे पास इस तरह होते हैं कि बच्चे जो क्लिफ लिप के साथ होते हैं तो उनको क्लिफ पैलेट भी होता है। ये मैक्सिमम इस तरह के हमारे पास केसेस आए हैं। इसके बाद मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सिबलिंग रिलेटिव्स। इसमें हमारे पास और भी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इनहेरिटेंस के, जीन्स के, कि अगर हमारे पास जो छोटे बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं तो उसमें भी हमारे पास ये क्लिफ लिप और क्लिफ पैलेट के डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। और अगर कोई सिबलिंग रिलेटिव हैं जिसको इस तरह क्लिफ लिप या क्लिफ पैलेट हुए हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, या आपके कोई और बच्चे को जो है उसको क्लिफ लिप या क्लिफ पैलेट है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके और बच्चों में भी इस तरह के डिफेक्ट हो। और फोर्थ हमारे पास जो रीज़न है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, पेरेंटल फैक्टर। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं कि अगर कोई इनहेरिटेंस आ जाती है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स में, उनके सीक्वेंस में, उसके नंबर्स में, तो फिर क्या होते हैं, उससे भी हमारे पास ये डिफेक्ट हो सकता है। और पेरेंटल फैक्टर क्या है कि अगर पेरेंट्स में कोई मदर या फादर स्मोकिंग करता है या कोई मैटरनल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मदर को फोलिक एसिड वगैरह की डिफिशियंसी है प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसके बच्चे जो पैदा होंगे वो इस डिफेक्ट के साथ पैदा होंगे। तो ये हमारे पास काजेज हैं क्लिफ लिप और क्लिफ पैलेट के, लिहाजा इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब साइन सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन पे आ जाते हैं। साइन सिम्टम मतलब कि आप इस तरह के बच्चे का आपको पता कैसे चलेगा, और इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी उस बच्चे को इस डिफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एट बर्थ। देखो क्लिफ लिप का मतलब उसका होंठ कटा हुआ है, तो ये तो आप जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको आप देख सकते हैं को उसका जो है क्लिफ लिप होगा या क्लिफ पैलेट होगा। अगर क्लिफ पैलेट है बच्चे का जो कि नॉर्मली नजर नहीं आता तो फिर क्या होगा, फीडिंग प्रॉब्लम होगी, अनएबल टू जनरेट फीडिंग
नेगेटिव प्रेशर फॉर सकिंग लीड्स टू एस्पायरेशन। अगर हमारे पास ऐसा है कि क्लिफ्ट पैलेट का पता नहीं चल रहा, वो सॉफ्ट टिश्यू में जो है क्लिफ्ट पैलेट हो गया है, सॉफ्ट रूफ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा, हमारे पास छोटा बच्चा फीड करता है तो वो सकिंग करता है, और सकिंग प्रेशर वो लगाता है, और फिर जो फीडर है या मदर फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उससे जो है वो फिर मिल्क निकलता है और वो उसको लेता है। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर क्लिफ्ट पैलेट वाला बच्चा है तो फिर क्या होता है, फिर वो प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता, और नेगेटिव प्रेशर की वजह से उसकी जो खाने की चीज़ें हैं, जो ड्रिंक या जो मिल्क वगैरह हैं, वो लंग्स में चली जाती हैं। चूँकि मैंने आपको कह दिया है कि नोज़ के और माउथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट में होते हैं, वहाँ पे ओपनिंग होती है, तो उसकी वजह से फिर बच्चे को एस्पायरेशन होगी। और जब फीडिंग के दौरान बच्चे को एस्पायरेशन होती है तो फिर भी आपने ये चेक करना होगा कि इस बच्चे को क्लिफ्ट पैलेट तो नहीं है। इसके बाद वेट लॉस भी होगा इस तरह बच्चे को। वेट लॉस क्यों होता है? देखो, बच्चा जो है एनर्जी, वो वेट गेन करेगा कि जब वो उसके स्टोमक में सही से मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा सही से फीडिंग नहीं कर सकता क्लिफ्ट पैलेट या लिप की वजह से, तो फिर जाहिर बात है उसका वेट लॉस तो होगा। तो ये इसके साइन सिम्टम है, ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इससे भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। आपको क्या कहा होगा कि इस तरह बच्चा है तो वो क्लिफ्ट पैलेट का है या क्लिफ्ट लिप का है, तो इसके कौन से साइन सिम्टम हो सकते हैं, तो ये फिर आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन मतलब कि अगर बच्चे को क्लिफ्ट लिप या क्लिफ्ट पैलेट है तो उसकी वजह से उसको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। फर्स्ट ये है फीडिंग में काज एस्पायरेशन, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि फीडिंग से उसको एस्पायरेशन हो सकती है। इसके बाद ओटाइटिस मीडिया उसको हो सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया ईयर इन्फेक्शन को कहते हैं, चूंकि ENT का आप नाम आपने सुना होगा, आई नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट हमारे पास है, तो उसमें क्या होते हैं कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर माउथ और नोज में कोई इन्फेक्शन हो जाती है किस वजह से, एस्पायरेशन वगैरह से, तो इससे फिर ईयर इन्फेक्शन भी उस बच्चे को हो सकती है। तो इस तरह के बच्चे को ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसके बाद हेयरिंग लॉस, चूंकि अगर ईयर की इन्फेक्शन वगैरह उसे हो जाता है तो जाहिर बात है उससे उस बच्चे को हेयरिंग लॉस भी, उसके सुनने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉल्टी स्पीच एंड ग्रोथ फेल्यूर, फॉल्टी स्पीच ये है चूंकि हमारे बोलने में हमारे होंठ एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह हमारी जो ज़बान है वो क्या है, वो रूफ ऑफ माउथ, और इससे लग के हम बातें करते हैं। अगर बच्चे को इस तरह प्रॉब्लम है तो उसको फिर क्या होगा, स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो उसके जो बोलने की बातें होंगी वो क्लियर नहीं होगी, और ग्रोथ फेल्योर भी उसको होगा। क्यों? क्योंकि जब अगर वो फीडिंग सही से नहीं कर रहा तो उसकी फिर ग्रोथ सही से नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्लिफ्ट लिप या क्लिफ्ट पैलेट वाले बच्चे की क्या है कॉम्प्लिकेशंस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट के टाइप्स पे, लेकिन टाइप्स क्या है उसकी एनाटमी पे, कि किस साइड पे हमारे पास ये लिप या क्लिफ्ट पैलेट हुआ है। तो इसमें हमारे पास यूनिलेटरल क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट भी हो सकते हैं। यूनिलेटरल मतलब माउथ लिप्स का एक साइड, बाईलेटरल भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे का जो है दोनों साइड पे लिप्स में क्या होते हैं, कट लगा होता है, या दोनों साइड पे पैलेट में कट लगा होते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं किसके, क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट। तो इसको आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप से, दो हैं और दो ये हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यूनिलेटरल क्लिफ्ट लिप में क्या होगा। नेजल फ्लोर कम्युनिकेट विद ओरल कैविटी, ये सिंपल बात, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैक्सिला ऑन क्लिफ्ट साइड, अच्छा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनको सीखने के लिए मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उसको आप देख ले, उसके बाद जो है फिर ये टर्म्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। ये जो इस पिक्चर में आपको दिखाया है तो इस चीज़ों को आप समझ लें, क्योंकि आगे ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो नोज का ये पोर्शन है इसको कहते हैं कॉलमेला, इसको कहते हैं
मेला, सही है। इसके बाद ये जो पोर्शन है नोज का, इसको कहते हैं एला, नेजल एला भी इसे कहते हैं। तो ये दो पार्ट, बाकी पार्ट जो है वो आप अपने लर्निंग के लिए इसे याद रख लें, लेकिन ये दो पार्ट जो है ये अभी यूज होंगे ये टर्म्स। कोलमेला इसे कहते हैं नोज का जो दरमियान वाला वो लेयर होता है, और जो साइड वाले ये जो होते हैं इसको कहते हैं नेजल एला। तो इसको आप जो है यहाँ पे समझ। अब यहाँ पे देख ले, मैक्सिला ऑन क्लेफ्ट साइड इज हाइपोप्लास्टिक। मैक्सिला क्या है? अपर जहाँ जो हमारे पास ऊपर जो लिप्स जिसके ऊपर बना होता है, अपर जा वगैरह ये हमारे पास मैक्सिला में आते हैं, तो वो हाइपोप्लास्टिक होता है। हाइपोप्लास्टिक उसे कहते हैं कि उसकी जो अपना स्ट्रक्चर है नॉर्मल, जो अपनी नॉर्मल एनाटमी है वो सही से नहीं बनी होती, उसमें डिफेक्ट होता है। क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया कि क्लिफ्ट लिप हमारे पास इस तरह भी हो सकते हैं कि उसमें बोन जो है क्या होगा, मैक्सिला अपर जब वो भी कि उसमें भी स्प्लिट या सेपरेशन हो सकती है, तो मैक्सिला भी आपका हाइपोप्लास्टिक होगा। इसके बाद कोलमेला इज डिस्प्लेस टू नॉर्मल साइड। ये कोलमेला तो आप लोगों ने देख लिया कि वो नॉर्मल साइड से साइड पे होगा। अगर हमारे पास जो नॉर्मल कोलमेला होते हैं वो सेंटर में होते हैं, लेकिन क्लिफ्ट लिप वाले जो होते हैं वो साइड पे होते हैं। आगे जाके मैं एक पिक्चर में आपको दिखा भी देता हूं, तो उससे फिर आप देख भी लेंगे। तो कोलमेला उस बच्चे का साइड पे होगा जिसका यूनिलेटरल क्लिफ्ट लिप हो। नेजल एला ऑन क्लिफ साइड इज लेटरली, पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली डिस्प्लेस। जो नेजल एला है बच्चे के, नेजल एला नोज का जो पार्ट जो मैंने पिक्चर में दिखा दिया, वो क्या होते हैं? लेटरली कहते हैं साइड पे, पोस्टीरियरली ऊपर की तरफ बैक साइड की तरफ, और इंफीरियर नीचे की तरफ डिस्प्लेस होते हैं। मतलब उसका नेजल एला जो है वो भी अपने ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन में नहीं होगा। लोअर लेटरल ऑन क्लिफ साइड, लोअर मोर ऑब्ट्यूज। ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू ये आप इस पिक्चर में देख लो, देखो ये वाला पोर्शन, ये क्लिफ लिप की वजह से ये क्या है, ये ऊपर, ये देखो इसका निचला हिस्सा ये ऊपर की तरफ आया हुआ है, इसका निचला ऊपर की तरफ भी आया हुआ है और साइड पे डिस्प्लेस हुआ है। तो ये पॉइंट हमारे पास है कि वो लोअर भी होगा, नीचे की तरफ से भी होगा, और वो ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज मतलब इंटरनल पोर्शन, वो बाहर की तरफ, लिप्स का जो इंटरनल एरिया है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। लिप मसल इंसर्ट इनटू एला एंड कोलमेला। और जो लिप्स के मसल्स हैं जिसकी वजह से आपके लिप्स मूवमेंट करते हैं खाने के दौरान, या जो है बातें वगैरह आप करते हैं, तो वो एला या कोलमेला की तरफ इंसर्ट हुए होते हैं, उसकी अंदर फंसे हुए होते हैं। चूंकि आपकी उसमें फीचर है, उसमें कट लगा हुआ है, तो फिर वो मसल्स भी अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास जो हो गए डिफेक्ट, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट, इसकी कोई हमारे पास क्या होगी, मैनेजमेंट होगी या नहीं? तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? जो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है वो है क्लिफ्ट लिप सर्जरी फर्स्ट वीक ऑफ वीक। इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिसका क्लिफ्ट लिप होता है सिंपल, तो उसकी सर्जरी पहले हफ्ते में परफॉर्म की जाती है, और सर्जरी के थ्रू क्या हो जाती है, उसके जो लिप जो एक दूसरे से ऊपर का हिस्सा सेपरेट है, तो उसको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। और जो क्लिफ्ट पैलेट की सर्जरी है तो उसमें 12 से 15 मंथ्स लग सकते हैं। 12-15 महीनों के बाद जो है क्लिफ्ट पैलेट के लिए सर्जरी होती है। लिहाजा ये बात आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। ये तो उसकी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है ताकि वो डिफेक्ट आपका क्लियर हो जाए, ट्रीट हो जाए। जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस तरह के बच्चों का जो है वो स्पीच वगैरह उसका खराब होता है, तो फिर आपने स्पीच थेरेपी का भी क्या करना होगा, मैनेजमेंट करनी होगी। स्पीच थेरेपी जो होते हैं वो बच्चों की जो स्पीच प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं। इसकी अपनी एक जो है डिग्री है स्पीच थेरेपी, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से भी होती है, बाकी जगहों से भी होगी। स्पीच थेरेपी में क्या होता है, इसमें एक अलग से 4 साल की डिग्री होती है। इसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट हमारे पास होते हैं जो मैक्सोफेशियल, जो डेंटल और जो आपके माउथ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर इन दो मैनेजमेंट आपने इस बच्चे के लिए करने होंगे कि क्लिफ्ट लिप या क्लिफ्ट पैलेट की अगर सर्जिकल जो है वो मैनेजमेंट हो गई है, वो ठीक हो गई है, लेकिन उसकी स्पीच और ऑर्थोडोंटिस्ट इसके साथ आपने क्या करना होगा, कांटेक्ट करना होगा ताकि इसके बाकी प्रॉब्लम भी क्या हो, सॉल्व हो जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन होगी फीडिंग। क्योंकि उस बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम होती है, अगर वो खुद से फीड ले
तो इसमें एस्पायरेशन उस बच्चे को हो सकती है, जिसकी वजह से उसके जो फ्लूइड हैं वो उसके लंग्स में जा सकता है, जो कि उसके लिए निमोनिया और लंग्स इन्फेक्शन काज कर सकता है। लिहाजा ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग जब आप उससे कराते हैं तो उसके लिए आप स्पेशल डिवाइसेस यूज करेंगे, लैम्ब निपल या निपल विद फ्लेइंग यूजर सिरिंज। देखो ये निपल जो है ये नॉर्मल हमारे पास जो बच्चों के लिए यूज होते हैं उससे ये इसके जो लेंथ है वो लंबा है। क्यों? ये इसलिए ताकि ये हमारे पास निपल उसके माउथ के फ्लोर को बाईपास करे और डायरेक्ट जो उसका मिल्क है जो उस बच्चे को पिलाया जाता है वो डायरेक्ट उसके थ्रोट में जाए, उसके एसोफेगस में जाए। क्योंकि हमारे पास अगर नॉर्मल जो इस तरह छोटे साइज का निपल यूज होते हैं, अगर वो यूज होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी बच्चे की एस्पायरेशन की। तो इसके लिए स्पेशल लैम्ब निपल जिसे कहते हैं वो यूज होता है। फीड इन अपराइट पोजीशन। दूसरी बात यह है कि इस तरह के बच्चे को आप लेटे हुए फीडिंग नहीं कराएंगे। आप बच्चे को बिठाकर जो है मां को कहेंगे, अगर जब आप इसको फीडिंग देती हैं तो आपने बच्चे को बिठाना है, सिटिंग पोजीशन में आपने क्या करना है, उसको फीडिंग देनी है। तो ये बातें आप डेली बेसिस पे क्लिनिकल्स में जो है आपने वहां पेशेंट को बतानी होगी, ये इंटरवेंशन आपने करने होंगे। लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, स्पेशली ये सिटिंग राइट पोजीशन ये आपको पता होना चाहिए। ये बच्चे की फीडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड है हेल्थ टीचिंग। देखो जब हमारे पास इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके पेरेंट्स इंतहाई ज़्यादा खौफजदा होते हैं कि ये क्या हो गया, ये बच्चा किस तरह नज़र आ रहा है, इसका क्या होगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होगी। तो उसके लिए ऐसा है कि एम्फेसाइज दैट चाइल्ड इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड नीड फॉर सर्जरी, डेंटल केयर, स्पीच थेरेपी टू ट्रीट द होल दैट इज प्रेजेंट इन बेबी माउथ। कैसा ऐसी बातें कि जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो आपने उसके पेरेंट्स को टीचिंग देनी होगी कि आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल सी सर्जरी के थ्रू ये जो उसका क्लिप लिप है ये सही हो सकता है। इसके बाद जो है स्पीच थेरेपी वगैरह डेंटल केयर आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो जो होल है वो अच्छी तरीके के साथ ट्रीट हो सकते हैं, वो वो बंद हो जाता है। एक्सप्लेन द पेरेंट दैट होल डज नॉट हर्ट एंड यू कैन होल्ड टच लव एंड केयर जस्ट लाइक अ नॉर्मल बेबी। देखो अक्सर बात ऐसी होती है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो उससे पेरेंट वो खौफजदा होते हैं, वो उसको नहीं देख सकते, उसको जो टच वगैरह इस तरह नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपने उनको टीच करना होगा कि ये बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, ये कंजेनिटल डिफेक्ट हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर जो डेंटल स्पीच थेरेपी वगैरह से ये बिल्कुल सही हो सकता है। ये आपका बेबी जो है वो नॉर्मल है, आप इसको टच कर सकते हैं, आप इसको प्यार दे सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं जिस तरह नॉर्मल बेबी की आप केयर करते हैं। शो द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी। और ये इस तरह के बच्चे जहाँ पे ट्रीट होते हैं हमारे पास तो वहाँ के बच्चों के क्या होते हैं, वहाँ पे उनको पिक्चर दिखाए जाते हैं कि इस तरह पहले भी बच्चे आए थे जो बिफोर सर्जरी वो क्या थे, इस तरह थे, फिर उसकी जब सर्जरी हो गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आप उनके पेरेंट्स को दिखाएंगे, आप हेल्थ टीचिंग उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लिप लिप कि हमारे पास क्लिप लिप वाले जो बच्चे होते हैं उसकी जब आप सर्जरी के थ्रू क्लिप लिप को सही कर दे, ठीक कर ले, उसके लिप्स को आप एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो उसके बाद बच्चे की आपने किस तरह केयर करनी होगी, उसको कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लिप लिप। हॉस्पिटल स्टे इज ऑफ 1-2 डेज। हमारे पास क्लिप फ्लिप वाले बच्चे जो होते हैं वो आफ्टर सर्जरी 1-2 दिन तक उसकी क्या होती है, हॉस्पिटल स्टे होती है, फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। कवर द लिप विद स्टीराइल स्ट्रिप टू प्रिवेंट ट्रामा। देखो बच्चे के जो लिप्स हैं उसको क्या उसको जोड़ा हुए हैं, उसकी स्टिचिंग वगैरह हो गई है तो उसको आप गास स्टीराइल स्ट्रिप वगैरह से आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकते हैं कोई उसको टच कर ले, उस पर कोई जो है इसको हाथ लगाए, कोई और इसको ट्रामा हो सकते हैं। चूंकि बच्चे के होंठ नाजुक हैं लिहाजा आप उसको कवर करके रखेंगे। यूज एल्बो इमोबिलाइजर जैकेट रिस्ट्रेंट। ये क्या है, हमारे पास इस तरह के बच्चे को एक फ्रेम सा पहनाया जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ अपने माउथ तक नहीं जाते। क्यों? अगर माउथ तक उसके हाथ जाएंगे तो वो अपने लिप्स जिस पे सर्जरी हुई है तो उसको जो है क्या करता है, इरिटेट कर सकता है, उसको हिला चुला सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा
बच्चे को आप जैकेट रिस्ट्रेंट पहनाएंगे। जैकेट रिस्ट्रेंट क्या हो गया, जो उसने उसके हाथ को फिक्स रखा होगा और वो हाथ माउथ की तरफ वो नहीं लेकर जाएगा। लिप मसाज आफ्टर 2 वीक्स 5 मिनट अ डे टू डिक्रीज लिप स्कार एंड प्रिवेंट नोचिंग। देखो बच्चे जब इसकी तरह सर्जिकल प्रोसीजर हो जाए तो 2 हफ्तों के बाद आप उसको लिप मसाज देंगे, आप उसके लिप्स को मलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ये उसका स्कार भी रिमूव होगा और वो जगह जो नोच आया हुआ है या जो स्टिचिंग वगैरह के दौरान कोई ऊपर की तरफ आया हुआ है तो वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, वो आपके नॉर्मल लिप्स की तरह हो जाता है। लिहाजा आपने 2 हफ्तों के बाद 5 मिनट दिन में उस बच्चे के ऊपर वाले लिप्स को मसाज देना है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अप्लाई प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। और इसके लिए जो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक होते हैं और जो ऑइंटमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप मसाज करते हैं और जो एंटीबायोटिक इसको लगती है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो वो आप इसको टाइम पर देंगे ताकि बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। अब जो क्लिफ्ट पैलेट वाले हमारे पास क्लिफ्ट पैलेट वाले जो बच्चे होते हैं तो उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट कैसी है? अवॉइड स्पून फॉर्क टंग ब्लेड एंड सक्शन विल डैमेज दी सूचर लाइन। देखो हमारे पास स्पून फोर्क या टंग ब्लेड क्या होते हैं कि टंग ब्लेड हमारे पास इस तरह होते हैं कि जब बच्चे का हम मुआयना करते हैं तो वो टंग ब्लेड हमारे पास होता है जिसके थ्रू उसके टंग को थोड़ा नीचे करके हम उसके थ्रोट वगैरह का मुआयना कर सकते हैं। तो इस तरह कोई सक्शन ट्यूब, टंग ब्लेड या स्पून फॉर्क वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने बच्चे के माउथ में नहीं लेकर जानी। क्यों? इससे हो सकते हैं कि उसकी जो स्टिचिंग वगैरह हुई है वो ओपन ना हो जाए। जो क्लिफ्ट पैलेट जो उसका ट्रीट किया है, क्लिफ्ट पैलेट जो उसका बंद किया हुआ है। इसके बाद पोजीशन क्लाइंट इन प्रोन राइट आफ्टर द सर्जरी। और बच्चे को आपने प्रोन राइट पोजीशन में लिटाना है। और किस चीज़ में के लिए? आप सर्जरी के बाद प्रोन जो है उसका सीधा पोजीशन नहीं है बल्कि प्रोन उल्टे पोजीशन को कहते हैं। सुपाइन हमारे पास सीधा पोजीशन है, प्रोन उल्टे पोजीशन। क्यों? क्योंकि अगर उसके माउथ से कोई सेक्रीशन वगैरह होती है तो वो फिर नीचे होगी और वो माउथ में अंदर की तरफ नहीं जाएगी। तो आपने उसको प्रोन राइट पोजीशन में क्या करना है? बच्चे को लेटाना होगा आफ्टर सर्जरी। ये बात आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। क्यों? इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग फॉर यंगर चाइल्ड, ओल्डर चिल्ड्रन, सॉफ्ट डाइट। अच्छा, जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं उसको आपने ब्रेस्ट फीडिंग आराम के साथ देनी होगी और जो ओल्डर चाइल्ड है तो उसको चिल्ड्रन है तो उसको आपने क्या करना होगा? सॉफ्ट डाइट देनी होगी। ऐसा नहीं कि आप उसको कोई सख्त डाइट वगैरह दो और उसकी वजह से उसकी जो स्टिचिंग हुई है, जो क्लिफ्ट पैलेट ट्रीट हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसके बाद आप बच्चे को एनाल्जेसिक देंगे ताकि उसे पेन वगैरह ना हो। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग अगर उसे होती है तो उसको फिर आप एसेस करेंगे और उसके लिए फिर आप इंटरवेंशन करेंगे ताकि बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो। इसके बाद जब हमारे पास जैसा कि हमने देखा कि जो क्लिफ लिप वाले बच्चे होते हैं तो उसको 1-2 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है फिर डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो जब इस तरह के बच्चों को हम डिस्चार्ज करते हैं उसको घर भेजते हैं कि बस आप घर चले जाए, बाकी इसकी जो है मेडिसिन वगैरह आप घर में देंगे। तो उनके लिए हमने क्या, उनको लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हमने देनी होगी। प्रॉपर फीडिंग टेक्निक हमने बताना होगा कि आपने किस तरह बच्चे को फीडिंग देनी है। इसके बाद सूचर लाइन क्लीनिंग, जो उसकी सूचर लाइन जो स्टिचिंग वगैरह हुए हैं उसके लिप्स पे या उसके जो पैलेट पे, तो उसकी आपने क्लीन इसको किस तरह रखना है। इसके बाद हेल्प टू एक्सेप्ट द चाइल्ड। इसके बाद आपने ये समझाना होगा कि ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, सर्जरी इसकी हो गई है, अब आप इसको घर लेकर जाएं, ये इंतहाई ये नॉर्मल बच्चों की तरह आप इसको ट्रीट करें, इसकी केयर करें। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इसमें आते हैं कि अगर इस तरह बच्चों को जो फाइनेंस कोई प्रॉब्लम में सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते या सर्जरी हो गई इसके बाद मेडिसिन वगैरह नहीं है तो उसके अरेंजमेंट में आपने उसके लिए हेल्प करनी होगी। पर्पस एंड यूज़ ऑफ अप्लायंस, और जो चीज़ें आप उसके लिए यूज़ करते हैं तो वो पर्पस के लिए हो, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जिस तरह स्पून फॉर्क वगैरह मैंने आपको पहले कह दिया, इस तरह चीज़ें जो हैं आप उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। इनकरेज फॉर गुड माउथ केयर एंड प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट, उसको आप इनकरेज करें कि अगर वो बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा है वो ब्रशिंग वगैरह कर सकता है तो उसको ब्रशिंग वगैरह का कहेंगे और गुड माउथ केयर आप उसका कहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे फिर उस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी जिस जगह पे स्टिचिंग वगैरह
हुई है, जिस जगह पे उसका जख्म है। एम्फेसाइज फॉर रेगुलर ईयर एग्जामिनेशन स्पेशली विद अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर बच्चे को अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है उससे, तो इसमें आपने उसको कहना होगा कि आपने रेगुलर बच्चे की ईयर एग्जामिनेशन करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह बच्चों में ओटाइटिस मीडिया, इस तरह के हेयरिंग लॉस वगैरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिहाजा आपने उस बच्चे की प्रॉपर रेगुलर ईयर एग्जामिनेशन भी करनी होगी। टीच साइन ऑफ अल्टर्ड हेयरिंग गाइडेंस फॉर स्पीच थेरेपी। सही है। इसमें क्या है कि अगर उसके स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, स्पीच थेरापिस्ट के साथ जो है आपने उसको कहना है कि आपने स्पीच थेरापिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और इसकी स्पीच थेरेपी भी टाइम के साथ होती रहेगी। तो ये तमाम बातें आप डिस्चार्ज प्लानिंग में करेंगे, जो बच्चा जिसको आप डिस्चार्ज करेंगे। तो ये क्लिफ लिप और क्लिफ पैलेट वाले पिक्चर्स हैं, इसमें आपको दिखाए गए। देखो ये क्लिफ पैलेट है, तो इसको क्या, इसको देखो यहाँ पे नैरो किए गए, यहाँ पे इसको क्लोज किया जा रहा है। तो ये हमारे पास। अच्छा, अब कंक्लूजन लास्ट स्लाइड जो इसका है कि क्लिफ लिप एंड क्लिफ पैलेट आर कॉमन कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज दैट ऑफन अफेक्ट स्पीच, हेयरिंग एंड cosmesis and may at times lead to airway compromise। से कैसे है कि ये हमारे पास जो कॉस्मेसिस किसे कहते हैं, कॉस्मेटिक से निकला है कि इसमें बच्चे की जो ब्यूटी, चूंकि लिप्स जो है वो भी ब्यूटी का एक हिस्सा है, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। हेयरिंग प्रॉब्लम उसको हो सकती है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये हमारे पास कॉमन कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, जिसको सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, सही किया जाता है। लेकिन स्टार्ट में उसको ईयरवे वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास ऑटोलेरिंजोलॉजिस्ट कौन है कि जो कान, नाक और गले ENT वाले जो होते हैं, वो इस क्लिफ पैलेट के लिए एक अच्छी टीम है। वो बच्चे की क्या करेगी, वो क्लिफ पैलेट की ट्रीटमेंट, इसके साथ उसके हेयरिंग या उसके और प्रॉब्लम जो है, उसके थ्रोट वगैरह में प्रॉब्लम है, उसकी केयर कर सकती हैं। तो फिर आपने ऑटोलेरिंजोलॉजिस्ट के साथ इन कांटेक्ट में रहना है। तो ये क्लिफ लिप और क्लिफ पैलेट के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। इस यूनिट के बाकी डिसऑर्डर भी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के बाकी डिसऑर्डर भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो लेक्चर हमारे पास क्लिफ लिप और क्लिफ पैलेट के बारे में था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप अपने कॉलेज का नेम जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।